हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को पढ़ने के बाद में बहुत सारे हमारे डे टू डे लाइफ के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हम लोग दे पाएंगे। जैसे कि हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई एरोप्लेन कंस्ट्रक्ट करना हो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन लाइट वेटेड होना चाहिए, तो हम कैसे मटेरियल्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोगों को कोई आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना है तो उसके लिए किस तरह के मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। देन जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है। हम कहते हैं जो रेलवे ट्रैक्स है वो हमेशा कुछ इस तरह के शेप में होते हैं, तो ये पर्टिकुलर शेप देने का क्या कारण है, मतलब हम इसी तरह की शेप क्यों दे के रखते हैं उसमें। देन जो कुछ मटेरियल्स हैं दे आर ब्रिटल वाइल सम मटेरियल्स आर डक्टाइल एंड मैलेबल। तो इसके पीछे का कारण भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों को पता चल जाएगा। तो हमारे डेली लाइफ में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाउसेस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कैसे मटेरियल्स का यूज़ किया जाना चाहिए, किस तरह की मशीनरी का यूज़ किया जाना चाहिए। जो क्रेन होती है बहुत भारी भारी लोड को उठाती है, उसमें जो रोप का यूज़ किया जाता है उसमें कौन सी इंजीनियरिंग लग रही है, उसमें कौन सी फिजिक्स की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जा रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आंसर कर सकते हैं। तो मतलब कहने का कि ये चैप्टर हमारे जो डेली लाइफ है उससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। वहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनका आंसर ये हम लोगों को दे देगा। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है, उसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं। फिक्स शेप और फिक्स साइज अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का है, अगर हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे ये अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा बोलते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रिजिड बॉडीज। लेकिन देखो, हम आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इस नेचर में कभी भी आइडियल कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं कहूँ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आइडियली रिजिड है, आइडियली रिजिड या फिर कंप्लीटली रिजिड होने से हमारा मतलब है कि इसका शेप और साइज 100% फिक्स्ड है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके शेप और साइज में कुछ चेंज तो जरूर ही आता है, वो हमेशा अपनी शेप और साइज को मेंटेन नहीं रख सकता। बट जो बहुत ज़्यादा हद तक हमें रिजिडिटी को दिखाते हैं उन्हें हम हमारे थ्योरेटिकल, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो अब उन्हें हम आइडियली रिजिड की कैटेगरी में ले लेते हैं। तो एक हमारे पास में ऐसे सॉलिड्स हो गए जिनको हम रिजिड कहते हैं, और हम कहते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो वो अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करते। बट इसी के साथ हम ये भी मान के चलते हैं कि आइडियली ऐसा कोई केस भी एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशंस तो हमेशा आएगी ही आएगी। इसी के बेसिस पे हमारे पास में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स और दूसरे को हम कहते हैं प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। अब ये इलास्टिक और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से हमारा क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने यहाँ पे एक स्प्रिंग को लिया। अगर इस स्प्रिंग पे मैं नीचे की तरफ कोई फोर्स लगाऊं तो जैसे ही हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे ये जो हमारी स्प्रिंग है वो कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी। तो पहले इसका शेप ऐसा था, अब जो है इसका शेप कुछ इस तरह का हो गया। पहले इसका साइज ये वाला था, अब इसका साइज ये हो गया। तो मतलब कहने का कि जैसे ही हमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया तो जो ये स्प्रिंग है इसके शेप और साइज में चेंजेस आ गए। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं और उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन मतलब इसकी साइज और शेप में चेंज आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने इस फोर्स को हटाया, अब क्या कर रहे थे, हमारे पास स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को हमने ऐसे स्ट्रेच किया तो उसका शेप और साइज चेंज हो गया। लेकिन अब जैसे ही हम उस स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, मतलब अब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया,
जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, ये जो हमारी स्प्रिंग है ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे अगर हमने कोई डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उनके शेप और साइज में चेंज आया, लेकिन जैसे ही हमने डीफॉर्मिंग या एक्सटर्नल फोर्स को हटाया, उन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लिया। उन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। और ये जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट्स की टू रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे हम इस प्रॉपर्टी को? वी विल बी कॉलिंग दिस प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे डो लिया, जो आटा होता है हमारा गुंदा हुआ आटा, या फिर हम लोग कोई यहाँ पे क्ले ले लेते हैं, हम यहाँ पे मड ले सकते हैं इस तरह से, मतलब मिट्टी, गीली मिट्टी से मड बना लिया हमने, वो ले लिया, या पुट्टी ले ली, कोई वैक्स ले लिया, कुछ भी अगर हमने ऐसा यहाँ पे मटेरियल रख रखा है, और अब हम इस मटेरियल पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। हमने क्या लिया है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्ले लिया है और क्ले के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये मिट्टी हमने मड ले रखा है, इसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसकी शेप और साइज में चेंज आ जाएगा। पहले जहाँ पे ये क्ले ऐसा था, अब इसके अंदर कुछ ऐसे थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आ गया। ये जो पहले मिट्टी का ढेर कुछ ऐसे था, अगर हमने फोर्स लगाया तो हो सकता है ये ऐसे ब्रेक डाउन होके कुछ इस तरह का शेप को गेन कर ले। अब फॉर एग्जाम्पल, ये क्ले है, इस क्ले के ऊपर मैंने ऐसे थंब से फोर्स लगाया। जैसे ही मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आ गए। अब मैंने अपने थंब को यहाँ से हटा लिया। थंब को हटाने का मतलब है मैंने फोर्स को हटा लिया। फोर्स को हटाने पे क्या ये जो क्ले था इसने अपनी पोजीशन को रीगेन किया क्या? ये जो ऐसे यहाँ नीचे धस गया था क्ले, ऐसे अंगूठा लगाने से, क्या अंगूठे को ऊपर उठाते ही वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करता है क्या? नहीं करता। जब भी हम डो, क्ले, पुट्टी, वैक्स, मड, इन सब की बात करते हैं, तो जैसे ही हम फोर्स को हटाएंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आता, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करता। इसलिए ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है प्लास्टिक मटेरियल्स। और ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, जिनमें ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दे डू नॉट रीगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी। वी कॉल दिस द प्लास्टिसिटी। अब हमने इलास्टिक मटेरियल्स पढ़ा, हमने प्लास्टिक मटेरियल्स पढ़ा, वी स्पोक अबाउट द इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। यहीं पे हम बात कर लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल और परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल से हमारा मतलब है कि जिनसे जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, अगर वो 99.9% तक अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेते हैं, तो उन्हें कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। और अगर वो 99.9% तक अपनी पोजीशन को, अपनी शेप को, अपनी साइज को रीगेन नहीं कर पाते हैं, देन वी कॉल देम परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। So this is how we are having two types of material. One is plastic, another one is elastic. अब बात करते हैं हम what is the reason behind this elasticity. मतलब हमने कहा कुछ ऐसे मटेरियल्स है जिनके ऊपर अगर हमने फोर्स लगा दिया, स्प्रिंगली हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, उन्होंने अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया। तो आखिर इसके पीछे काम क्या हो रहा है, किस तरह से ये वर्क करता है? तो हम कहेंगे जो हमारे पास में यहाँ पे ये स्प्रिंग बनी है, फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग बनी हुई है आयरन की, ठीक है। अगर ये लोहे की है, स्टील की, किसी भी मटेरियल की, ये एल्यूमिनियम की ये स्प्रिंग बनी हुई है, इसके अंदर बहुत सारे आयरन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो एटम्स है इनके बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स भी काम कर रहा होगा। देयर विल बी सम इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। तो उस फोर्स से क्या हो रहा है, ये एटम सारे आपस में एक दूसरे से एक स्टेबल कंडीशन में कनेक्टेड है।
मतलब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हुई है और ये जो भी एटम्स है इनके बीच में आपस में एक इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा यहाँ पे, और उस फोर्स की वजह से ये किस में है, ये एक स्टेबल कंडीशन में है। जब हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो जब हमने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हमने इनकी स्टेबल कंडीशन को क्या कर दिया, उसे हमने अनस्टेबल कर दिया। मतलब पहले ये एक स्टेबल कंडीशन में थे और अब हमने इसको अनस्टेबल बना दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा के। लेकिन इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी ऐसी है कि ये वापस स्टेबल होना चाहेगा। तो ये जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं, ये क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि ये वापस से स्टेबल हो जाए, ये वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो जब हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। और इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स का काम ही यही है कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आए, इसको फिर से स्टेबल कंडीशन में लेके आए। तो ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या करते हैं, एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स को यहाँ पे डेवलप करते हैं और उसकी वजह से ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, जैसे ही इसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया जाता है, डिफॉर्मेशन को यहाँ से हटाया जा रहा है। सो दिस इज द रीजन ऑफ इलास्टिसिटी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब है अगर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया और इसने कंप्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लिया, इसका मतलब ये कैसा है, इट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इसके एग्जांपल्स है हमारे पास में क्वार्ट्ज, फॉस्फर, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वही जिसको अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया और उसको अगर रिमूव करते हैं तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करता, जैसे कि पुट्टी, मड, पैराफिन वैक्स, ऑल दीज थिंग्स। आफ्टर दैट वी हैव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस से हमारा क्या मतलब है, जो स्ट्रेस है इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो हम सिंपली कह सकते हैं द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, the restoring force per unit area, this is known as stress। इसे हम स्ट्रेस कहेंगे। अभी अभी हमने क्या कहा, एक हमारे पास स्प्रिंग थी, उस स्प्रिंग पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो डिफॉर्म हो गई। जैसे ही वो डिफॉर्म हुई तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे, जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस थे, उन्होंने अपनी टेंडेंसी कैसी बनाई, उन्होंने टेंडेंसी बनाई कि हमें फिर से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आना है, ओरिजिनल शेप में आना है। उस ओरिजिनल शेप में आने के लिए उन्होंने अपने अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप किया। तो जो ये रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग बोल देते हैं, वी कॉल इट द स्ट्रेस। ठीक है, तो व्हेनेवर अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डिफॉर्मिंग फोर्स, इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है और ये रीस्टोरिंग फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, मतलब जो हमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया है, उसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। मतलब अगर हम स्प्रिंग को ऐसे नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब वो स्प्रिंग को वापस ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहेगा। दिस इज हाउ इट हैज द ऑपोजिट डायरेक्शन बट द मैग्नीट्यूड इज इक्वल। इक्वल मैग्नीट्यूड है तो जितना हमने फोर्स लगा के नीचे इसको लेकर गए हैं उतना ही वो फोर्स लगा के वापस ऊपर लेके जाएगा, कम ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो दिस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। अब अगर यहां से हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो वी कैन सिंपली राइट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसकी यूनिट, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आपको ये फोर्स पर यूनिट देख के, एरिया देख के कोई और भी टर्म यहाँ पे याद आ रही है?
हमारे पास में एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। वी हैव दिस प्रेशर। प्रेशर जो होता है दैट इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी भी SI यूनिट हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे कि आखिर प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। मतलब अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो स्ट्रेस क्या है, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज स्ट्रेस। वहीं अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। दोनों की SI यूनिट भी सेम है। अगर हम इसे पैस्कल भी कह सकते हैं, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पैस्कल, तो स्ट्रेस को भी हम पैस्कल कह सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप स्ट्रेस और प्रेशर का डिफरेंस एक बार सोचेंगे। अगर नहीं आता है तो आगे थोड़ी देर बाद मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास में स्ट्रेस हमने पढ़ लिया। स्ट्रेस अगर डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने एक्सटर्नली एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो उसे वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लेकर आना चाहता है। और जो ये इंटरनली रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है इसका मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन इसका ऑपोजिट रहेगा एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रेस को लिखेंगे तो यू विल राइट डाउन स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम F/A लिखेंगे। इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर वी कैन कॉल इट द पैस्कल। So this is known as stress. Now there comes the types of stress. देखो types of stress में हमारे पास में सबसे पहले जो है that is we have the normal stress. जो ये normal stress होता है इसे हम लोग कई बार longitudinal stress के नाम से भी जानते हैं। तो we have this longitudinal stress. Longitudinal stress के भी further parts हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी फर्दर हमारे पास कौन से पार्ट हैं? द फर्स्ट वन वी हैव द टेंसाइल स्ट्रेस, और दूसरा होता है हमारे पास में कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो अपने पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पहला टाइप आप बताएंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस में ही एक और पार्ट है जिसे हम टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस से हमारा मतलब है मैंने स्प्रिंग को लिया और नीचे की तरफ इसको खींचा, तो मैंने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, और जो लेंथ में इंक्रीज हुआ है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हुआ। तो अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है, देन वी विल कॉल इट द टेंसाइल स्ट्रेस। क्या कहेंगे हम इसे? टेंसाइल स्ट्रेस। If there is an increase in the length or extension of the body in the direction of applied force, then we say that there is tensile stress. Compressive stress, देखो नाम से ही पता चल रहा है कंप्रेस। कंप्रेस मतलब अब हम क्या करेंगे? अब हम इस स्प्रिंग को ऐसे नीचे खींचेंगे नहीं, अब हम इस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस करेंगे। तो जब किसी चीज को हमने ऐसे कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पे मतलब डिक्रीज इन लेंथ होता है। तो if there is decrease in length in the direction of applied force, that time we say that there is compressive stress. तो compressive stress को आप कैसे डिफाइन करेंगे? लेंथ में डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, then the stress is known as compressive stress. तीसरा है हमारे पास में वॉल्यूम स्ट्रेस, या फिर हम इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। देखो वॉल्यूम स्ट्रेस है, इसका मतलब अब चेंज किस में आएगा? अब चेंज आएगा वॉल्यूम में। पहले वाले में हमारे किस में था? मतलब नॉर्मल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इसके फर्दर 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। पहला टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस से हमारा मतलब था आपने फोर्स लगाया और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में इंक्रीज इन लेंथ हो रहा है। हमने यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इंक्रीज इन लेंथ है वो भी किधर हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। दूसरे वाले केस में हमने क्या किया? दूसरे वाले केस में हमने फोर्स लगाया इधर की साइड और इसमें क्या हो गया? डिक्रीज इन लेंथ हो गया, कंप्रेस कर दिया हमने इसे, तो ये क्या हुआ? कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया।
अब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस की। इसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने किसी वाटर के अंदर रख दिया तो इसके ऊपर अब क्या होगा, चारों तरफ से प्रेशर लगेगा। जब चारों तरफ से प्रेशर लगेगा तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा और उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस। डिफाइन कैसे करेंगे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्लूइड के अंदर रखा है अंडर हाई प्रेशर, काफी ज्यादा प्रेशर है और वो फ्लूइड में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से चारों तरफ से फोर्स लग रहा है उसके सरफेस पे, जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। और वॉल्यूम में चेंज आता है तो वहां पे एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो इस वॉल्यूम में चेंज को अपोज करता है, उसे ही हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। फिर से समझिएगा, आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को आपने किसी पानी के अंदर रख दिया, ये वाटर है, हमने यहाँ पे पानी में इस ऑब्जेक्ट को रखा। जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो पानी से इधर से भी इसके ऊपर इसके सरफेस पे प्रेशर लगेगा, इधर से भी, नीचे से भी प्रेशर लगेगा, ऊपर से भी लगेगा। जब ये बाहर से इतना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तो इसके कारण क्या हुआ, इसके वॉल्यूम में चेंज आया। तो हमने कहा कि इसके वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया। अब जब वॉल्यूम में चेंज आया तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। वो क्या करना चाहेगा, इस चेंज इन वॉल्यूम को वापस फिक्स करना चाहेगा ताकि ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो जब ये रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है जो चेंज इन वॉल्यूम को अपोज कर रहा है, इसे ही हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहते हैं। तो हमारे पास में टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस था जिसके 3 पार्ट हमने पढ़ लिए। पहला कौन सा, टेंसाइल, दूसरा कंप्रेसिव और तीसरा वॉल्यूम, ये 3 हो गए। अब है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर हम इसे शेयरिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस से हमारा क्या मतलब होगा कि अब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे टेंजेंशियली, मतलब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हमने इधर फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हल्का सा ऐसे डिफॉर्म हो गया किसी एंगल यहाँ पे थीटा से। मतलब आप ऐसे समझ लो, कोई बुक है आपके पास में, उस पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो बुक कैसे होती है, ऐसे थोड़ी सी आगे हो जाती है। तो वो हो गया हमारा टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये लेंथ में चेंज आया यहाँ पे, ये यहाँ पे किसी एंगल थीटा से, ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस से इसमें चेंज आ गया है। इसके अलावा जब बुक पे हम ऐसे फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी एक चेंज आता है। तो इस तरह से कुछ हमारे चेंजेस हैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के किए जा सकते हैं। देन देयर कम्स स्ट्रेन। देखो, स्ट्रेन से हमारा मतलब है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा तो हमने कहा उसमें कोई चेंज आया, तो जितना चेंज आया उसको अगर हम ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से डिवाइड कर दें तो दैट इज नॉन एज स्ट्रेन। ठीक है, डिफाइन कैसे कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास में यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग की लेंथ मैंने कहा L लेंथ है, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ L। अब जब इसके ऊपर एक्सटर्नली यहाँ पे फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगने पे ये जो स्प्रिंग थी ये कैसी हो गई, अब ये कुछ ऐसी हो गई। जब ये ऐसी हुई तो हमने कहा यहाँ तक तो L लेंथ थी और इसमें चेंज कितना आ गया, लेंथ में डेल्टा L का चेंज आ गया। भाई पहले L लेंथ थी, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो स्ट्रेस इसमें लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, तो यहाँ पे डेल्टा L का इसमें चेंज आया, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इसकी शेप में चेंज आ गया। तो स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है जितना चेंज आया इसकी शेप में, चेंज कितना आया डेल्टा L, और ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन कितना था L, दिस इज नॉन एज स्ट्रेन। अब आप देखो, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसका मतलब इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं है, ना ही इसके कोई डायमेंशंस होंगे। तो जो स्ट्रेन है हमारे पास में, दिस इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी एंड दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसे हम यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी कहते हैं। दिस इज नॉन एज स्ट्रेन।
स्ट्रेन के भी बहुत सारे टाइप्स हैं हमारे पास में, जैसे कि सबसे पहले वी से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से हमारा मतलब है लेंथ से रिलेटेड। तो अगर हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है, लेंथ में चेंजेस कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वहां पे जो स्ट्रेन आया है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल या फिर टेंसाइल स्ट्रेन। देखिए हमने जब स्ट्रेस पढ़ा था तब भी जो लेंथ में चेंज था उसे हम टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ही कह रहे थे। यहाँ पे भी स्ट्रेन में भी मतलब जब लेंथ से रिलेटेड अगर कोई चेंजेस हैं शेप के अंदर तो दैट इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे कि ओरिजिनल हमारी लेंथ है एल और जो चेंज आया लेंथ में दैट इज डेल्टा एल, तो दिस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद हमारे पास में है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब पहले कोई हमारे पास में फॉर एग्जांपल वॉल्यूम रहा होगा V, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। जब इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो इसका जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा चेंज होके डेल्टा V इसमें चेंज आ गया, तो चेंज आया डेल्टा V और जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है दैट इज V। दिस इज नॉन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बाद है शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन में जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में ये कोई एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें हमने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया तो हो सकता है कि ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा अपनी शेप में कुछ ऐसा चेंज कर ले। जब ये कुछ ऐसा चेंज कर लिया तो यहाँ पे एंगल थीटा बन गया, ये किसी एक्स डिस्टेंस से यहाँ पे मूव कर गया। मतलब इसका पहले कुछ इस तरह से शेप था, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से। अभी पीछे वाला दिखा देती हूँ मैं एक बार ताकि क्लियरिटी हो जाएगी अपने को। ये देखो यहाँ पे आया है हमारे पास में, पहले कॉन्फ़िगरेशन ये लेंथ था, हमने फोर्स लगाया तो ये हल्का सा ऐसे टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हुआ तो यहाँ पे एंगल थीटा बना है और कितनी डिस्टेंस से ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, एक्स डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो गया। तो इस तरह का जो शेप में चेंज आता है दैट इज शेयरिंग स्ट्रेन, उसे हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, शेयरिंग स्ट्रेन को आप डिफाइन करोगे, if the deforming force produces a change in the shape of the body without change in its volume then we call it the shearing strain। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा द एंगल, अगर इसे फाई एंगल हम लोग मान के चल रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू थीटा एंगल अगर माने तो जो चेंज इन आया है यहाँ पे जितना शिफ्टिंग हुई वो लेंथ और जो टोटल इसकी पर्टिकुलर जो लेंथ थी L, तो दिस विल बी द एंगल थीटा। थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन L। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग स्ट्रेन। ये जो मैंने आपको डिफरेंस पूछा था प्रेशर और स्ट्रेस के बीच में, तो हम कहते हैं प्रेशर कैसा होता है, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होगा, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एरिया प्रेशर। लेकिन जो स्ट्रेस होता है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है और वो टेंजेंशियल भी हो सकता है। हमने नॉर्मल स्ट्रेस भी पढ़ा, हमने टेंजेंशियल स्ट्रेस भी पढ़ा था। तो मतलब फोर्स जो लग रहा है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो नॉर्मली भी लग सकता है, वो टेंजेंशियली भी लग सकता है, लेकिन प्रेशर के केस में द फोर्स विल ऑलवेज बी नॉर्मल। इसके अलावा ये हमेशा प्रेशर जब भी हम लगाते हैं तो देयर विल ऑलवेज बी कंप्रेशन, हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा। लेकिन जो स्ट्रेस होता है हमारा, ये कैसा हो सकता है, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल या फिर हम कहें टेंसाइल भी हो सकता है और ये शेयरिंग भी हो सकता है। तो ये दो डिफरेंस है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, स्ट्रेस जो है वो टेंसर क्वांटिटी होता है। ये तीन डिफरेंस हम इन दोनों के बीच में दे सकते हैं। इलास्टिक लिमिट से हमारा क्या मतलब है, इलास्टिक लिमिट से मतलब है कि हमारे पास में वो कोई भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हमने ऐसे लिया, लेके हमने उस पर फोर्स लगाया, यहाँ तक हमने फोर्स लगाया और जैसे हमने फोर्स को हटाया उसने अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लिया।
लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर और फोर्स लगा रहे हैं, और अब और इतना फोर्स लगा दिया कि अब जब हमने फोर्स हटाया तो वो अपनी पोजीशन को वापस रीगेन नहीं कर पा रहा। तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जिससे ज्यादा अगर हमने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया तो वो वापस अपनी शेप को रीगेन ना कर पाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। कि उस पॉइंट से पहले तक अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लग गया तो फिर वो वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ पाएगा। दैट इज नॉन एज द इलास्टिक लिमिट। डिफाइन कैसे करोगे? It is the maximum stress which on removing the deforming force makes the body to recover completely its original state and beyond which, अगर उससे ज्यादा अगर deforming force लगा है, if deforming force is increased, the body loses its elasticity and becomes deformed permanently. उस particular maximum stress को हम कहते हैं elastic limit. अब है हमारे पास में हुक्स लॉ। देखो हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को यहां से हटाते हो तो आपको एक कांस्टेंट मिल जाता है, और ये जो हमारे पास में आया है दिस इज नॉन एज द हुक्स लॉ। हम इसी को हुक्स लॉ कहते हैं, ठीक है। For small deformations, the stress and strain are proportional to each other and this is known as Hooke's law. इसी को Hooke's law कहा जाता है। जो यहाँ पे K हमने लिया है, this K is the proportionality constant और इसे हम लोग कहते हैं modulus of elasticity. This is known as modulus of elasticity. तो सिंपल सा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और जो के हमारे पास में आया दैट इज नॉन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी अगर हमें निकालना है तो हमें पता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो के आया और यहाँ पे स्ट्रेन आया। अब अगर मुझे के चाहिए तो मैं इस स्ट्रेन को नीचे ले आऊंगी तो दिस विल बिकम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नॉन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो स्ट्रेन जो होता है वो तो यूनिटलेस होता है, इसकी कोई यूनिट है नहीं। स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो यही इलास्टिसिटी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू हो जाएगी। इलास्टिक लिमिट हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया कि क्या होता है। अब देखो जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है आखिर ये डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कि नेचर कैसा है और किस मैनर में उसको डिफॉर्म किया गया है। इन दो चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा ये स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है, ये डायमेंशंस ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंड नहीं करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और बॉडी का डिफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है उस पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। देन देयर कम्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। इसको हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, आज हम इतना ही करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ को पढ़ने के बाद में हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व की। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुक्स लॉ से हमारा क्या मतलब है। देखो जब भी हम लोग हुक्स लॉ को डिफाइन करना चाहते हैं तो उस टाइम हम कहते हैं कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व होता है, हमने प्रीवियस क्लास में स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, हमने स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था। हमने कहा कि जो मटेरियल्स होते हैं उनमें कुछ इस तरह का रिलेशन दिखता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल पे थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाएंगे तो उसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। तो मतलब कहने का कि जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन है ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक। मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे।
तो स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब जब भी हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम इसे लिख देंगे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू के इंटू स्ट्रेन। यहाँ पे जो ये हमने के लिखा है दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे शुरू में था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसका मतलब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के लिए प्रोपोर्शनल है फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, या एक लिमिट तक ऐसा होता है। एक लिमिट के बाद में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, बट फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड फॉर अ टाइम बीइंग स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर यहाँ से हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना चाहें तो सिंपली हम इस स्ट्रेन को इधर लेके आ जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हुक्स लॉ क्या हो गया? हुक्स लॉ क्या हो गया कि फॉर अ पर्टिकुलर लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है उसे हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला आता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब बात आएगी कि आखिर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए जो स्ट्रेन है वो तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, और जो स्ट्रेस होता है उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो एसआई यूनिट होगी दैट विल आल्सो बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर हम इसे पैस्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कैसे कहेंगे? फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसीलिए हमने एक लिमिट लगाई थी कि एक लिमिट के बाद में ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े से डिफॉर्मेशंस के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं दे आर proportional to each other, and this particular statement is known as Hooke's law। लिखने में कैसे आएगा? stress is directly proportional to strain, के हमारे पास यहाँ proportionality constant है, और proportionality जो constant है इसे कहा जाता है modulus of elasticity। आगे देखते हैं हम modulus of elasticity, it is the ratio of stress to the corresponding stress। ठीक है, तो within elastic limit कुछ स्ट्रेस हमने लगाया और एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है दैट विल बी नोन एज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज K इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक लिमिट। देखो इलास्टिक लिमिट से हमारा क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जिससे पहले तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते। तो जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर आप इसे डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस which on removing the deforming force makes the body to recover completely its original state, and beyond which it deforming forces increase the body loses elasticity and become deformed permanently। तो मतलब कहने का हुआ कि ऐसा पॉइंट जिससे पहले तक हमने जो भी उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, जैसे ही हम उस स्ट्रेस को हटाएंगे वो वापस अपनी पोजीशन को, अपनी शेप, अपनी जो भी उसका साइज है उसको रीगेन कर लेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वो पर्टिकुलर पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेस लगा देंगे तो फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस से रीगेन नहीं कर पाएगा, और वो कंप्लीटली या फिर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो जिस पॉइंट तक परमानेंट डिफॉर्मेशंस नहीं है, फिर से रीगेन हो जाती है शेप, उस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं, और इसके बाद में डिफॉर्मेशंस आ जाते हैं। जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने पढ़ा है ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए सबसे पहले जो ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसके बारे में हम कहेंगे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। जैसे हम कहते हैं स्टील है, स्टील का अलग नेचर है, लोहे का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, कॉपर का अलग है, प्लास्टिक का अलग है।
तो मतलब ये जो भी मटेरियल है इनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि आखिर उसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से हम बताएंगे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसा होगा। तो K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल और उसका जो डिफॉर्मेशन है वो किस मैनर में हुआ है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। इसके अलावा ये डिपेंड करता है बॉडी के टेम्परेचर पे। तो किन दो चीजों पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड कर रहा है? पहला है नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और तीसरा किस मैनर में डिफॉर्मेशंस हुई है। तो तीन चीजों पे तो ये डिपेंड कर रहा है और हम कहते हैं कि K की वैल्यू स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करती है। तो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द मैनर इन विच द बॉडी हैज बीन डिफॉर्म्ड। इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करता है। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व की। देखो, जब भी कोई हम ऑब्जेक्ट लेंगे उसके ऊपर कोई स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अब जब हमने एक ऑब्जेक्ट को ले लिया, हम उसको पकड़ के खींच रहे हैं, तो जब खींच रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? वो डिफॉर्म होने लगेगा। आप एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपके पास में एक कोई भी लोहे की बनी हुई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हो? ऐसे नीचे से आपने स्ट्रेस लगाया, आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाया तो वो स्प्रिंग कैसी हो गई? डिफॉर्म हो गई, मतलब उसका शेप और साइज चेंज हो गया। अब आपने अगर फोर्स को रिमूव कर दिया एक पर्टिकुलर लिमिट, इलास्टिक लिमिट से पहले, तो क्या होगा? वो स्प्रिंग वापस से बाउंस बैक हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल शेप को और साइज को रीगेन कर लेगी। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं? उस स्ट्रेस को हटा ही नहीं रहे, आप उस स्ट्रेस को ऐसे कंटिन्यूएशन में लिए ही जा रहे हैं, आप उस स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं? लगाए ही जा रहे हैं कंटिन्यूएशन में, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे वहां पे डिफॉर्मेशन आने लग जाएगी। अब अगर आप स्ट्रेस को हटा भी देंगे तो भी वो स्प्रिंग वापस अपने शेप में नहीं जाएगी। और अगर आपने ऐसा किया कि अभी भी आप रुके नहीं, अभी भी आप उसको खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो स्प्रिंग टूट जाएगी, उसका ब्रेकडाउन पॉइंट आ जाएगा। तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में इसी चीज को ग्राफिकल फॉर्मेशन में दिखाते हैं कि आपने एक स्प्रिंग लिया है, आप उस पर स्ट्रेस लगा के खींच रहे हो, आपने एक लिमिट तक स्ट्रेस लगाया, आपने स्ट्रेस छोड़ दिया, वो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन आपने इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा दिया तो अब वो डिफॉर्म हो गया, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं करेगा। अगर आप उससे भी ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, लगाते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक ब्रेकडाउन पॉइंट आएगा जहां पे स्प्रिंग ब्रेकडाउन हो जाएगी, स्प्रिंग टूट जाएगी। उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व या ब्रेकडाउन पॉइंट। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिया है स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्ट्रेन को। जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, पॉइंट ओ से हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं पॉइंट ए जो है, ए पॉइंट तक क्या होगा? जो स्ट्रेस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो हमारा ओ से लेके ए तक का जो यहाँ पे पार्ट है उसमें क्या है? उसके अंदर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना हमने स्ट्रेस लगाया उतना ही हमारे पास में स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ। और यहां तक ये क्या कर रहा है? यहां तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। मतलब हुक्स लॉ यही कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है? यहाँ तक हमारा ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, इसे हम इलास्टिक रीजन कहते हैं। अब इतनी देर तक अगर हम इस पे स्ट्रेस लगाएंगे, स्ट्रेस को हटाएंगे, वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा, इस तरह से ये चलेगा। फिर अगर हमने और ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया तो आप यहाँ पे देखो, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब ए पॉइंट के बाद में यहाँ पे जो ये बी पॉइंट तक आया है, यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। मतलब ओ से लेके ए तक तो क्या हो रहा था? हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ रहा था। लेकिन अब जब हम ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं तो अब यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन अभी भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज इन द इलास्टिक रीजन, वो अभी भी इलास्टिक रीजन में है। और जो ये बी पॉइंट है इसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट का मतलब होता है
अगर इस पॉइंट से नीचे नीचे आपने स्ट्रेस लगाया है तो जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उससे स्ट्रेस को रिमूव करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अगर इससे ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो फिर ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा। तो बी पॉइंट, ओ से लेके बी पॉइंट तक क्या है, देयर इज दिस इलास्टिक रीजन, लेकिन उसमें भी ए पॉइंट तक क्या दिख रहा है हमें, यहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो सबसे पहले आप ओ से लेके ए तक का कर्व बनाओगे और ओ से ए तक का कर्व आपको क्या बताएगा, दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ओ से ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा ग्राफ कैसा बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है, तो हम यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो दिस इज डायरेक्टली, हल्का सा कर्व बना है बिल्कुल, क्योंकि एकदम ऐसे एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हल्का सा वेरिएशन है, बट इट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए हल्का सा कर्व हमने इसको दिया है। अब ए ओ से ओ तक तो हो गया हमारा कौन सा, हुक्स लॉ। फिर ओ से लेके बी तक, बी तक क्या हो गया, इलास्टिक रीजन, मतलब अभी भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, वो इलास्टिसिटी को फॉलो कर रहा है। लेकिन बी के बी पॉइंट कौन सा है, बी इज द इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, मतलब इलास्टिक लिमिट आ गई है। अब इसके बाद में अगर और डिफॉर्मेशन किया, अगर और हमने स्ट्रेस लगाया, तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट फिर से अपनी जो भी पोजीशन है उसको रीगेन नहीं कर पाएगा, इतना। देन बी से लेके सी तक गए, सी को हम कहते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। ये जो बी से लेके ई तक का एरिया है इसको कहा जाता है प्लास्टिक रीजन। तो देखो इलास्टिक रीजन कौन सा है, ओ से लेके बी तक वाला, दैट इज द ओ ए बी ओ, यहां पे डी लिख लेते हैं हम, डी तो ऑलरेडी अपने पास में, इसको पी लिख लेते हैं। तो ओ ए डी पी ओ, ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, दिस इज द इलास्टिक रीजन। इस तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक रीजन में रहेगा, उसके बाद में जो भी है दैट इज प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक मतलब वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन नहीं कर सकता, तो यहाँ पे रीगेन नहीं कर पाएगा। अब ये है ब्रेकिंग स्ट्रेस, डी पॉइंट। देखो ब्रेकिंग स्ट्रेस है, मतलब अब अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी और स्ट्रेस लगाया तो हमारा यहाँ पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट टूट जाएगा। ऐसी वाली कंडीशन हमारे पास में यहाँ पे हमें दिखाई देगी। चलो अब यहाँ पे हम ग्राफ को एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ है। हमारा ए से लेके बी तक वाला जो रीजन है वो कौन सा है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ये सॉरी, ए से लेके ओ से लेके ए तक वाला जो रीजन है वहां पे क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। फिर ए से बी तक हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट अभी भी ये कैसा है, अभी भी ये इलास्टिक रीजन में है, ठीक है। तो कहेंगे द बॉडी स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। अगर बी पॉइंट पे भी हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा। दो ये अभी किस में है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, बट ये अभी भी इलास्टिक रीजन में है, ठीक है। अब जो बी पॉइंट है इसे हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इसका मतलब कि इसके बाद बी पॉइंट के बाद अगर हमने और लोड लगा दिया तो अब ऑब्जेक्ट वापस अपनी रीगेन नहीं करेगा पोजीशन को, अब वो डिफॉर्म हो जाएगा। अगर लोड थोड़ा सा और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में अगर थोड़ा सा भी हम स्ट्रेस करेंगे, थोड़ा सा भी अगर लोड इंक्रीज करेंगे तो जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाने पे भी बहुत सारे डिफॉर्मेशन आएंगे। अब जो हमारा बी और डी के बीच वाला पोर्शन है ये क्या बताता है अपने को, ये हमें बताता है कि अगर आपने थोड़ा सा भी लोड लगाया तो बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेन या फिर डिफॉर्मेशंस दिखेंगे, वो बी और से लेके डी तक वाला रीजन बता रहा है। When the load is removed, say at some point C between B and D, the body does not regain its original dimension। क्योंकि B और D के बीच में C है, अगर हम वहां पे इसको बोल रहे हैं कि ये अपना क्या कर दे, अपना लोड को रिमूव कर दे ये C पॉइंट पे, और अब हम चाहें कि वापस रीगेन कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। B पॉइंट से पहले पहले रीगेन हो सकती है, B पॉइंट के बाद में नहीं हो सकती। और B और D के बीच में हम क्या कहते हैं, B और D के बीच में हम बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा भी आप लोड बढ़ाओगे, स्ट्रेस बढ़ाओगे, तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा आएगा,
ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारे पास में हो गया प्लास्टिक बिहेवियर। तो ये प्लास्टिक बिहेवियर आ गया। अब पॉइंट डी जो है इसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है। और डी के बाद में अगर हम एडिशनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं तो फ्रैक्चर हो सकता है या फिर वहां पे ब्रेकडाउन हो सकता है किसी भी पॉइंट जिसको हमने ई से डिनोट किया है। ठीक है, अब देखिए अगर डी और ई ये दोनों पास पास में है, अगर डी और ई दोनों पॉइंट्स अगर पास पास में है, अगर डी और ई ये दोनों पॉइंट अगर पास पास में है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसका नेचर है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है थोड़ा सा लोड लगाओगे और वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वहीं पे एक हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी और दूसरी होती है मैलेबिलिटी। तो अगर आपने कभी सुना हो इसके बारे में, डक्टाइल होते हैं कुछ मटेरियल, कुछ होते हैं मैलेबल। जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ते हैं तो उस टाइम में हम ये दोनों का नाम देखते हैं। डक्टाइल से हमारा मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और अगर वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो डक्टाइल मटेरियल है। मैलेबल का मतलब है फोर्स लगाने पर अगर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा मैलेबल है। जैसे कि गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ये बहुत ही पतले पतले शीट लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, मैलेबिलिटी। डक्टिलिटी से हमारा क्या मतलब है, जैसे गोल्ड का बहुत छोटा पतला सा वायर होता है, सिल्वर का पतला सा वायर होता है, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर। तो अगर किसी मटेरियल को हम वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट डक्टाइल होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर हमें कहाँ से मिल सकता है, इस कर्व से। अगर डी और ई ये दोनों पॉइंट आपस में पास पास में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डक्टाइल नहीं है। आपने थोड़ा सा भी उसके ऊपर लोड लगाया वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट द ऑब्जेक्ट इज ब्रिटल। अगर डी और ई दोनों पास पास में है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इट विल बी ब्रिटल। लेकिन अगर डी और ई एक दूसरे से काफी दूर है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट है डक्टाइल, वो बहुत पतला होगा पतला होगा पतला होगा, थिन वायर में बनेगा और एट द एंड फिर अगर और भी हम लोड लगाते जाएंगे तो उसका फ्रैक्चर पॉइंट आता है, ब्रेकिंग पॉइंट आता है। उससे पहले वो क्या होता रहता है, वो थिन वायर्स में कन्वर्ट होता रहता है। सो नाउ वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। हमारे पास में 3 तरह के मटेरियल्स यहाँ पे मिलेंगे। पहला है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल कौन से होंगे, जिनमें डी और ई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में नहीं है। तो इफ दे आर हैविंग अ डिस्टेंस बिटवीन ब्रेकिंग पॉइंट एंड इलास्टिक लिमिट, तो इसका मतलब ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट के बीच में अगर काफी ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट डक्टाइल है। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, द ऑब्जेक्ट विल बी ब्रिटल। इलास्टोमर्स भी है हमारे पास में। इलास्टोमर्स कौन से होते हैं, जो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इनका इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा लार्ज होता है और स्ट्रेस और स्ट्रेन के वेरिएशन स्ट्रेट नहीं आते विद इन इलास्टिक लिमिट। तो मतलब अगर स्ट्रेट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हुक्स लॉ को तो फॉलो नहीं कर रहा मोस्ट ऑफ द रीजन में, बस हम कह देते हैं इसका इलास्टिक रीजन बहुत ज्यादा लार्ज है। इलास्टिक रीजन लार्ज होने का मतलब हुआ कि हम अगर बहुत सारा लोड लगाएंगे तो भी इसमें डिफॉर्मेशंस काफी कम रहेंगे और जैसे ही फोर्स को हटाया जाएगा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगा। तो अच्छा हो गया ये वाला काम तो, कि बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद में भी ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को वापस रीगेन कर लेता है। तो इनके पास में प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है बट दे आर गुड इलास्टिक मटेरियल्स और इसलिए हम इन्हें इलास्टोमर्स कहते हैं। इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट के पास में रहता है बट दे हैव अ बिग इलास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन कम है, इलास्टिक रीजन काफी ज्यादा होता है इनका, एंड दीज आर नॉन एज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स के लिए ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम। देन वी हैव द इलास्टिक मॉड्यूलस। इलास्टिक मॉड्यूलस के लिए हम क्या कहेंगे, इलास्टिक मॉड्यूलस अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों को मिल जाता है। अब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है
उसमें भी बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास में ये टाइप्स हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, ठीक है। तो इन सब के बारे में, शेयर मॉडुलस, इन सब के बारे में अब हमें पढ़ना है। यंग्स मॉडुलस से अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। अब हमने कहा अगर टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से डिवाइड कर देते हैं तो उनका रेशियो क्या कहलाएगा, दैट विल बी यंग्स मॉडुलस। हम इसे कैपिटल Y से डिनोट करते हैं। देखो मेन कॉन्सेप्ट सारे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेम है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक कांस्टेंट है जो किसके बराबर होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास में स्ट्रेस भी बहुत सारे हैं, हमारे पास में स्ट्रेन भी बहुत सारे हैं, तो इस हिसाब से हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे हमने कहा अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से डिवाइड करते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, दैट गिव्स अस द यंग्स मॉडुलस। यूनिट कौन सी हो जाएगी, वही पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रेन हमारा यूनिटलेस क्वांटिटी होता है और स्ट्रेस का यूनिट पास्कल होता है। डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब देखो ये टेंसाइल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस ये दोनों एक ही चीज होती है, तो अब यहाँ पे आप नॉर्मल स्ट्रेस भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप टेंसाइल स्ट्रेस भी लिख सकते हो। तो y इज इक्वल्स टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नॉर्म स्ट्रेन, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमने लिख लिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, F डॉट एल डिवाइड बाय A डॉट डेल्टा एल। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। जितनी ज्यादा y की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इलास्टिसिटी होगी। तो मतलब जिन मटेरियल्स का यंग्स मॉडुलस काफी हाई होता है उनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन का काम है, ब्रिजेस वगैरह जो बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है, उनमें हम ऐसे मटेरियल्स का यूज करना प्रेफर करते हैं जिनका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी काफी ज्यादा हाई होता है और जिनका इलास्टिक रीजन काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस मतलब नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो F फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल, और ये हमें दे देता है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, अब देखो यंग्स मॉडुलस से हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि द मटेरियल रिक्वायर ए लार्ज फोर्स टू प्रोड्यूस स्मॉल चेंज इन लेंथ to increase the length of a thin steel wire of 0.1 centimeter square cross sectional area by 0.1%, a force of 2000 न्यूटन is required। मतलब स्टील जो होता है, अगर स्टील का हमने एक छोटा सा वायर ले रखा है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम उसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं लेंथ को, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2000 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। हमें हल्का सा डिफॉर्मेशन, हल्के से स्ट्रेन के लिए यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है, बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर वहीं पे हम इस चीज को कंपेयर करें किसके साथ में, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड कॉपर के वायर, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं और सेम डिफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम है उसके लिए हमें सिर्फ 690 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें ब्रास के लिए 900 न्यूटन और कॉपर के लिए सिर्फ 1100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ता है इतने छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए। वहीं आप देखो स्टील के लिए कितना फोर्स लग रहा है, 2000 न्यूटन। तो अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो आप उसमें एल्यूमिनियम का यूज करना प्रेफर करेंगे या फिर स्टील का यूज करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम इतना कम फोर्स पे ज्यादा स्ट्रेन दे रहा है और जो हमारा स्टील है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है छोटे से भी स्ट्रेन के लिए। इसका मतलब इसका यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत हाई है,
इलास्टिसिटी हाई होने का मतलब इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है, छोटा सा स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ता है, तो वी विल प्रेफर यूजिंग स्टील इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम, ब्रास और कॉपर। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा स्टील है उसको प्रेफर किया जाता है हैवी ड्यूटी मशीन्स बनाने में, स्ट्रक्चरल डिजाइन्स बनाने में। वहीं जो ग्लास है, वुड, बोन, ये सब है, इन सब का वाई बहुत छोटा होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बाद हमारे पास में है शियर मॉड्यूलस, जिसे हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। अब देखो, मॉड्यूलस है, इसका मतलब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा। अब स्ट्रेस कौन सा है, स्ट्रेन कौन सा है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो जब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन। अब यहाँ पे शेयर मॉड्यूलस लिखा हुआ है, तो शेयर मॉड्यूलस से हमारा क्या मतलब हो गया, शेयर स्ट्रेस से अगर शेयर स्ट्रेन को डिवाइड कर देते हैं तो हमें शेयर मॉड्यूलस मिल जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट भी न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, और जो शेयर मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम यंग्स मॉड्यूलस से कम आती है। शेयर जो स्ट्रेस है उसे हम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, तो यू कैन राइट सिंपली टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, एक्स अपॉन एल। हम ये प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम अच्छा, अब देखो, जी से भी हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं और ईटा से भी हम इसको डिनोट करते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा। हम ईटा से भी बल्क ये शेयर मॉड्यूलस को डिनोट करते हैं, और टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कह सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हो, दोनों चीजें कह सकते हैं। देन देयर कम्स बल्क मॉड्यूलस, जिसे हम बी से यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो, बल्क मॉड्यूलस में हम कौन से ऑब्जेक्ट्स को लेंगे, जो किसी फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बॉडी हमारी कहाँ पे है, फ्लूइड के अंदर है, तो अगर फ्लूइड पे होगी तो होगा क्या, उसके ऊपर चारों तरफ से यहाँ पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, पहले अगर ये वॉल्यूम था इसका, इफ अगर वॉल्यूम हमारा ये बाहर वाला था, तो अब क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन। मतलब पानी के अंदर रखा, पानी में रखेंगे तो इसके ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगेगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस लगने से इसका वॉल्यूम कम हो गया, और इसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब हाइड्रोलिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है बल्क मॉड्यूलस। तो यू विल से द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेन या फिर वॉल्यूम स्ट्रेन इज नॉन एज बल्क मॉड्यूलस। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं जब भी हम बल्क मॉड्यूलस को दिखाते हैं, उसका मतलब है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम में डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर P पॉजिटिव होगा तो डेल्टा V हमेशा कैसा आएगा, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए B पॉजिटिव है। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर लग रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम नेगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसको नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। अगेन द SI यूनिट फॉर द बल्क मॉड्यूलस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। जो बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल है उसे हम जानते हैं कंप्रेसिबिलिटी के नाम से। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगी, द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी। इसे हम K से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है वो सॉलिड्स के लिए बहुत ज्यादा है, लिक्विड्स के लिए कम है। the bulk modulus for solids are much larger than for liquids, which are again much larger than the bulk modulus for gases. इसीलिए solids least compressible होते हैं, और जो gases होती है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस की जा सकती है, क्योंकि इनका bulk modulus कम होता है।
बल्क मॉड्यूलस को हमने लिख रखा है नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फिर से वॉल्यूम क्योंकि कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। देन देयर कम्स पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो। देखो जब हम लोग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, जब यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, ये सब पढ़े, तो हमने स्ट्रेस को स्ट्रेन से डिवाइड किया। वी ऑलवेज हैड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लेकिन जब हम पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्ट्रेन का ही स्ट्रेन के साथ में रेशियो लेते हैं। डिफरेंस क्या हो गया, जब भी हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लेंगे तो हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो लेंगे, लेकिन जब हम पॉइजन्स रेशियो की बात करते हैं तो उस टाइम में हम लोग स्ट्रेन का स्ट्रेन के साथ ही रेशियो ले रहे हैं। अब कौन सी वाली स्ट्रेन, हम लेटरल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ में रेशियो लेते हैं। अब बात आती है कि आखिर लेटरल स्ट्रेन होती क्या है। तो देखो लेटरल स्ट्रेन से हमारा मतलब है कोई भी हमारे पास में एक वायर है, उस वायर का कुछ डायामीटर होगा, कुछ रेडियस होगा, तो जब भी हमने इसके ऊपर कोई लोड लगाया, कोई स्ट्रेस यहाँ पे लगाया, तो देयर माइट हैव बीन चेंजेस इन द डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट और द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो डायामीटर या फिर रेडियस में जितने भी चेंजेस आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। अब स्ट्रेन है तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन को हम ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से डिवाइड कर देंगे, बट लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया, द रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस और डायमीटर टू द ओरिजिनल रेडियस और ओरिजिनल डायमीटर इज नॉन एज लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो हमें पॉइजन्स रेशियो मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से हमारा मतलब है कि जो हमारी ओरिजिनल लेंथ है वो कुछ है, अब अगर हमने इस पे स्ट्रेस लगाया तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज हुआ, तो जो चेंज इन लेंथ है दैट इज डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, दैट विल बी नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डिफाइन कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन्स रेशियो क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर हमारे पास लेटरल स्ट्रेन है माइनस डी आर अपॉन आर और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है डी एल अपॉन एल, तो हमारे पास पॉइजन्स रेशियो के लिए ये वैल्यू आ जाती है। अगर पॉइजन्स रेशियो के फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालते हैं तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू आती है -1 और 0.5 के बीच में, लेकिन अगर प्रैक्टिकल वैल्यू देखी जाए पॉइजन्स रेशियो की तो दैट इज बिटवीन 0 एंड 0.5। यहाँ पे हमारे पास 0.5 है, तो द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो विल बी बिटवीन 0.5 एंड 0 इन द प्रैक्टिकल, और थ्योरेटिकली इट इज बिटवीन -1 एंड 0.5। तो क्या हो गया हमारे पास में पॉइजन्स रेशियो क्या हो गया, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगी, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो पानी होता है दैट इज मोर इलास्टिक देन द एयर, जिसका मॉड्यूलस ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसका इलास्टिक रीजन सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा गैसेस को हम सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड्स को हम सबसे कम कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो बल्क मॉड्यूलस होगा सॉलिड्स का दैट विल बी हायर, और जो गैसेस का बल्क मॉड्यूलस है वो सबसे कम होगा। अगर हमारे पास में कोई रिजिड बॉडी है तो उसकी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी के बराबर आती है, बट जैसा कि हम जानते हैं कि परफेक्टली रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती, वैसे ही परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर। अब देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस्ड वायर में सबसे पहले तो हमारे पास में कोई वायर होना चाहिए। हमने यहाँ पे एक वायर ले रखा है।
अब अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, जब फोर्स लगाया तो इसकी ऑब्जेक्ट में कुछ डिफॉर्मेशंस आई, इसकी शेप में कुछ डिफॉर्मेशन आई। तो देखिए हम बहुत टाइम से ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आ रहे हैं कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम किसी चीज पे वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क कैसे यहाँ पे स्टोर होके रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब हम किसी भी चीज पे कोई भी वर्क करते हैं तो वो वर्क अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे इस पे फोर्स लगाया F, और उस फोर्स को F को लगाने पे अगर dx का डिफॉर्मेशन हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फोर्स F ये हमने लगाया, dx का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मतलब हमने कुछ वर्क किया, दैट इज इक्वल्स टू F डॉट dx। और ये जो वर्क है वो इस ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर होके रह गया, ये ऑब्जेक्ट में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होके रहा, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया भी होगा। भाई अगर हम किसी के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाएंगे तो उसके जो इंटरनली एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करना चाहेंगे। तो ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए वो क्या करेंगे, वो एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे, और उस रीस्टोरिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट द स्ट्रेस। और इसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है तो मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेन भी है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो होता है दैट इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमारे पास में y क्या आया, यहाँ पे y आया स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट विल बी स्ट्रेस। स्ट्रेन हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रेन हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, मतलब चेंज इन शेप कितना हुआ डेल्टा एक्स, और जो ओरिजिनल शेप थी वो कितनी थी एक्स। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले तो डिफाइन करना है। तो डिफाइन करेंगे, इन स्ट्रेचिंग ए वायर वर्क इज डन अगेंस्ट द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेज। तो जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्सेस के अगेंस्ट हमने काम किया है दैट इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने यहाँ पे एक वायर ले रखा है जिसकी लेंथ क्या है L। अब अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स F लगाते हैं तो इसमें एक डिफॉर्मेशन आता है दैट इज इक्वल्स टू x। जो ये वायर है इसका एरिया हमने लिया है A, ठीक है। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा तो यंग्स मॉड्यूलस क्या आएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, लेंथ, डिफॉर्मिंग लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हमारे पास सॉल्व करने पे आ गया F डॉट L डिवाइडेड बाय A डॉट X। अगर यहाँ से हम F की वैल्यू पता करें तो F हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार मैं सॉल्व करके बता देती हूँ इसको। हमने कहा यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है x अपॉन L। अब इसे सॉल्व करेंगे तो F अपॉन A डॉट L अपॉन X। तो ये हमारे पास आ गया F डॉट L डिवाइडेड बाय A डॉट X विच इज इक्वल्स टू y। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F की वैल्यू, क्योंकि वर्क डन चाहिए। तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से फोर्स निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे आ जाएगा। तो F हमारे पास आ गया y डॉट A डॉट X डिवाइडेड बाय L, ऐसा हो गया। अब जब ये आ गया तो इसके बाद में हम वर्क डन देखते हैं। वर्क डन क्या होता है, dw इज इक्वल्स टू F डॉट dx y ax अपॉन L डॉट dx। अब वर्क डन इंटीग्रेशन करेंगे 0 से L तक का, तो ये हमारे पास हुआ y ax अपॉन L। अब देखो dx के रेस्पेक्ट में हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो जो y डॉट a अपॉन L है ये तो कॉमन है, ये तो बाहर आ जाएगा। हमारे पास इंटीग्रेशन के लिए क्या बच गया, x डॉट dx बच गया। x डॉट dx का अगर हम इंटीग्रेशन करें
तो फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, यहाँ 1 है तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो दिस विल बी y डॉट a अपॉन l एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 0 से l तक हम लोगों ने क्या किया है, इसको 0 से l तक हमने इसकी लिमिट लगा रखी है। 0 से l तक की लिमिट लगाएंगे तो दिस विल बी y डॉट a अपॉन l इंटू एल स्क्वायर बाय 2, दिस विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यहां से मिल जाएगी। दिस विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट्स करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ देयर कम्स द एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। देखो बहुत सारी जगह पे इसका यूज किया जाता है, जैसे कि जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सब में हम ट्राई करते हैं कि हम किसका यूज करें, हम स्टील का यूज करें, क्योंकि स्टील का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। हाई है इसका मतलब उसमें डिफॉर्मेशंस बहुत ही कम आएंगे बहुत सारा फोर्स लगाने के बाद में भी। तो जितने भी इंजीनियरिंग के डिज़ाइंस होंगे उन सब में हमें इलास्टिक बिहेवियर का पता होना जरूरी है। ब्रिज का शेप कैसे बनाएंगे, रेलवे की जो ट्रैक लाइंस है उनका कैसे शेप बनाएंगे, फिर जैसे क्रेन बनाते हैं तो क्रेन का यूज़ क्या होता है, बहुत बड़े बड़े भारी भारी चीज़ों को उठाने का काम होता है। तो अब उठाने के लिए अगर हमने कहा कि कोई हमें कितने 10 टन की कैपेसिटी की कोई क्रेन बनानी है, तो अगर 10 टन का लोड हमें उठाना है तो आखिर हमें क्रेन का जो रोप हम बनाते हैं वो कैसी बनानी चाहिए। तो अब बात आती है कि अगर 10 टन की कैपेसिटी के लिए हम लोगों को रोप बनानी है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी हो कि आराम से 3 सेंटीमीटर तक का अराउंड उसका डायमीटर होना चाहिए जो भी रोप बनती है, ठीक है। तो अब अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस की तो अगर हमें क्रेन बनानी है 10 टन लोड उठाने के लिए तो उसके लिए हमें कैसी रोप चाहिए होगी, जिसका रेडियस हो 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर का अगर हम थिकनेस का एक सिंगल रोप लेंगे तो इसका मतलब तो हमें एक रिजिड बॉडी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते, रिजिड बॉडी तो हमारे पास में है नहीं जिसको हम यूज कर लें। तो किया क्या जाता है, 3 सेंटीमीटर की रोप बनाने के लिए बहुत ही पतले पतले बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स का यूज किया जाता है। मल्टीपल रोप्स का यूज करके एक 3 सेंटीमीटर रेडियस की रोप बनाई जाती है ताकि उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए और वो इतना सारा वेट बिना डिफॉर्म हुए उठा ले। तो ये सारी नॉलेज हम लोगों को मिलती है जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करते हैं। ब्रिज का जब कंस्ट्रक्शन करना है तो भी देखना है कि भैया ट्रैफिक कैसा आता है, किस तरह से यहाँ पे विंड फ्लो करती है, इसका खुद का वेट कैसा है। इसके अलावा जब डिजाइंस करते हैं बिल्डिंग्स की तो उनमें बीम और कॉलम्स किस तरह के बनेंगे, तो ऑल दीज थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो दिस वाज अबाउट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट्स हो तो वो आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। देन वी विल स्टडी द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। थैंक यू।